हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 65। शिवम का घर बनारस। भोला भैया, हमने जो सामान आपको बताया था वो आपने जमाया ना? पंडित जी आते ही होंगे, हम ज़रा बाहर सब देख लें। किचन में खड़ी सारिका ने भोला से कहा और खुद जल्दी जल्दी बाहर चली आई। आंगन में सारिका को राधिका मिल गई तो सारिका ने उसके पास आकर कहा, राधिका, ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम जानती हो ना आज की रस्म तुम्हें ही शुरू करनी है। जाओ जल्दी जाकर कपड़े बदलो। और आई कहाँ है? आई मेहमानों के साथ बाहर है भाभी, राधिका कहते हुए वहां से चली गई। पूरा घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। नंदिता जी भी अपने पूरे परिवार के साथ बनारस आ चुकी थी और शिवम ने उनके लिए गेस्ट हाउस बुक न करके उन्हें अपने ही घर में रहने को कहा। गौरी की साइड के बाकी रिश्तेदार शादी के एक दिन पहले आने वाले थे। नंदिता जी और उनके परिवार के लिए सारिका ने ऊपर के कमरे तैयार करवा दिए ताकि उन्हें किसी चीज की परेशानी ना हो। यहाँ बेचारे वंश तक का कमरा भी गौरी की नानी माँ और मामा ने छीन लिया। शिवम ने आज सुबह से ही वंश की फील्डिंग सेट कर रखी थी। कभी उसे कुछ काम बताता तो कभी कुछ, और वंश बस यहाँ से वहां भाग रहा था। बहन की शादी में वंश कुछ ज्यादा ही जिम्मेदार बन गया था, वो भी इतना कि आने के बाद मुन्ना से भी नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ शक्ति मुरारी के घर पर रुका था ताकि मुन्ना के साथ साथ उसकी रस्में भी हो जाए। और शक्ति के माता पिता बनने की जिम्मेदारी ली मुरारी के चाचा चाची ने। ये वही चाचा थे जिनकी धौंस मुरारी पूरे बनारस में दिखाता था। राधिका के बाद घर में पहली शादी थी और सारिका के पैर नहीं टिक रहे थे। वह सब काम देखने यहाँ से वहां भाग रही थी, कभी मेहमानों को देखती तो कभी दूसरे काम। पंडित जी के आने में अभी थोड़ा वक्त था, लेकिन सारिका फिर भी परेशान थी कि कहीं कोई कमी न रह जाए। सारिका ने सामने से आती अंजलि को रोका और कहा, अंजलि बेटा, जरा जाकर देखना काशी और गौरी तैयार हुई कि नहीं। जी बड़ी मामी, अंजलि ने कहा। सारिका ने प्यार से अंजलि के गाल को छुआ और वहां से चली गई। अंजलि गुनगुनाते हुए काशी के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी वंश वहां आया और अंजलि को आवाज देकर कहा, ओए लड़की। अंजलि और वंश, जिनकी जोड़ी चूहे बिल्ली जैसी थी, वंश के मुंह से अपने लिए ओए लड़की सुनकर अंजलि चिढ़ गई और पलटकर कहा, ओए लड़की, मैं क्या आपको ओए लड़की दिखती हूं? तो अब क्या तुम्हें मालकिन कहकर बुलाऊं? जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, वंश ने ऑर्डर देते हुए कहा। अंजलि वंश के सामने आई और अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर कहा, शक्ल देखी है अपनी? हाँ देखी है, बहुत स्मार्ट दिखता हूं, वंश ने कहा। ओह रियली? फिलहाल तो आप किसी रेलवे स्टेशन के कूली लग रहे हैं, अंजलि ने वंश का मजाक उड़ाते हुए कहा। वंश ने खुद को देखा, उसकी हालत सच में बहुत खराब थी। बेचारा सुबह से भाग दौड़ रहा था, उस पर कूली बनाया। उसे गले में पड़े सफेद गमछे ने, जो वंश के गले में कैसे आया ये वंश को भी नहीं पता। वंश ने गमछा निकाला और कहा, हाँ तो सुबह से यहाँ वहां घूम रहा हूं, नहाया भी नहीं हूं। जब से तैयार होकर आऊंगा ना, तब देखना बनारस की आधी लड़कियों की नजर मुझ पर होगी। हाँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कहकर अंजलि जाने लगी तो वंश ने उसकी चोटी पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, पानी कौन लेकर आएगा? जा रहे हैं, हमारे बाल छोड़िए, अंजलि ने कहा तो वंश ने उसके बाल छोड़ दिए और अंजलि वंश के लिए पानी लेने चली गई। घूमते फिरते सारिका काशी के कमरे में आई। देखा कि काशी ने अभी तक साड़ी भी नहीं पहनी और गौरी, वो तो अभी तक बाथरूम में थी। काशी को साड़ी से झूंझते देखकर सारिका उसके पास आई और उसे नीचे बैठकर उसकी साड़ी की सलवटें सही करते हुए कहा, ओ काशी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, गौरी कहाँ है? वो नहाने गई है, हमने कोशिश की लेकिन ये बार बार खुल जाती है माँ, काशी ने मासूमियत से कहा। आदत डाल लो बेटा, रोज रोज हम नहीं होंगे तुम्हारे साथ, सारिका ने कहा। आप हैं तो मुझे किसी और की क्या जरूरत, और वैसे भी हमने इतना अच्छा दामाद ढूंढा है आपके लिए कि शादी के बाद वो हमारी साड़ी की सलवटें तो सही कर ही सकता है ना, जैसे पापा आपके लिए करते हैं, काशी ने शरारत भरे स्वर में कहा। सारिका उठी और काशी का कान पकड़कर कहा, आजकल बहुत शरारती हो गई हो काशी। अच्छा तुम दोनों जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ, हम जरा पापा को देख लेते हैं। सारिका जैसे ही जाने लगी, काशी ने कहा, माँ हम कैसे लग रहे हैं? सारिका काशी की तरफ पलटी और अपनी आंख के किनारे से काजल निकालकर काशी के कान के पीछे लगाकर कहा,
बहुत सुंदर। सारिका वहां से चली गई और काशी कमरे में बिखरा सामान उठाने लगी। तब तक गौरी भी नहाकर आ चुकी थी। मुरारी का घर बनारस। मुरारी का पूरा घर रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था। बाहर गार्डन में भी इंतजाम था और मुरारी वही देख रहा था। और घर के माली, गार्ड से लेकर घर के नौकरों तक यहां से वहां सब भाग रहे थे। मुन्ना अपने कमरे में तैयार हो रहा था। आज गणेश पूजन के साथ गौरी के घर से उसके लिए शगुन भी आना था। वहीं मुन्ना के सामने वाले कमरे में शक्ति रुका था। शक्ति के लिए भी वही काश के घर से शगुन आना था। शक्ति तैयार होकर कमरे से बाहर आया तो देखा नीचे हॉल में मेहमान जमा थे। कुछ सोफे पर बैठे चाय नाश्ता करते हुए मुस्कुरा रहे थे। एक तरफ कुछ औरतें बैठकर मंगल गीत गा रही थी। अनु कृष्णा को सामान यहाँ वहां रखने का ऑर्डर दे रही थी। शक्ति ने चेरी रंग का कुर्ता और सफेद पजामा पहना था और इन कपड़ों में वह बिल्कुल शिवम की तरह लग रहा था। शक्ति का कोई नहीं था, इसलिए उसके घर से कोई नहीं आया। शक्ति जैसे ही नीचे जाने लगा, सामने से आता मुन्ना उसे दिखाई पड़ा। अनु के कहने पर मुन्ना ने भी आज लाल रंग का कुर्ता और सफेद पजामा पहना था। सेट की हुई दाढ़ी और मूंछों में मुन्ना बहुत ही प्यारा लग रहा था। मुन्ना अपने कुर्ते का बटन बंद करते हुए शक्ति की तरफ आया तो शक्ति ने कहा, लाओ हम कर देते हैं। शक्ति ने मुन्ना के कुर्ते के बटन को सही किया और दोनों साथ साथ नीचे चले आए। पंडित जी आ चुके थे। उन्होंने मुन्ना और शक्ति के साथ गणेश पूजन किया और उसके बाद शगुन की रस्मों के लिए सभी बाहर लॉन में चले आए, जहां पहले से सब इंतजाम था। मुन्ना और शक्ति साथ साथ चल रहे थे। लॉन में इंतजाम देखकर शक्ति ने मुन्ना से कहा, मुरारी चाचा ने काफी खर्चा किया है। हाँ, उनके इकलौते बेटे की शादी जो है, उनका बस चले तो वो पूरे बनारस को शादी में इनवाइट कर दें। मुन्ना ने हताश होकर कहा। शक्ति ने मुन्ना की तरफ देखा और कहा, तुम सच में थोड़े बोरिंग हो। क्या बनारस वाले जानते हैं कि उन्हें इतना बोरिंग नेता मिलने वाला है? मुन्ना ने शक्ति की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, बनारस वाले हमें नहीं, हमारे काम को पसंद करेंगे। हमें पसंद करने वाली है, उसी के लिए तो पापा ने ये सब इंतजाम करवाया है। सही कहा। वैसे ये काशी और गौरी है कहाँ? हमारी तो आंखें तरस गई है काशी को देखने के लिए। हमें तो बस उसका इंतजार है। शक्ति ने प्यार से कहा। और हमें वंश का, मुन्ना ने उदासी भरे स्वर में कहा, क्योंकि कल का बनारस आया वंश एक बार भी मुन्ना से मिलने नहीं आया था। शिवम का घर बनारस। पंडित जी घर के बड़े आंगन में गणेश पूजन की सभी तैयारियां कर चुके थे और घर के सभी लोग वहां आ चुके थे। मुन्ना और शक्ति के लिए जाने वाला शगुन भी वहीं आंगन में रखवा दिया गया। काशी और गौरी दोनों एक जैसी साड़ियां पहनकर आंगन में चली आई। नंदिता अपने परिवार के साथ एक तरफ बैठी थी। गौरी भी उनके पास पड़ी चौकी पर आ बैठी और दूसरी तरफ शिवम के घरवाले और शिवम था। उस तरफ काशी आ बैठी। वंश को छोड़कर सब वहां मौजूद थे। पंडित जी ने पूजा शुरू की और आई के कहने पर बैठी महिलाओं ने मंगल गीत गाना शुरू कर दिया। अरे बताओ ना, मैं इनमें से क्या पहनूं? वंश ने ऋषि को वीडियो कॉल पर कपड़े दिखाते हुए कहा। ऐसे मुझे क्या पता चलेगा, तुम पहनकर दिखाओ ना, निशी ने कहा। वेट, कहते हुए वंश ने वीडियो कॉल चालू रखा और अपना फोन एक जगह सेट करके एक एक करके कपड़े निशी को दिखाने लगा। वंश एक चमकता हुआ कुर्ता पहनकर आया और कहा, लुक, ये कैसा है? लगता है काशी दी की शादी में बैंड तुम ही बजाने वाले हो, निशी ने कहा। मतलब? वंश ने पूछा। ये बहुत ओवर लग रहा है, कुछ और ट्राई करो, निशी ने अपने नाखूनों पर फूंक मारते हुए कहा। वंश ने टी शर्ट ब्लेजर पहना और निशी के सामने आकर कहा, ये बहुत बोरिंग है, निशी ने रिजेक्ट करते हुए कहा। निशी सामने होती तो शायद वंश उसके बाल भी नोच लेता, लेकिन वो फोन पर थी तो बेचारा पैर पटकने के अलावा और क्या ही कर सकता था। इसके बाद वंश ने 3-4 ड्रेस और पहने, लेकिन निशी को एक भी पसंद नहीं आया। वंश थक चुका था। उसने निशी की तरफ देखा और कहा, तुम्हें इतना ही पता है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चली आई? मैं आने वाली थी, बट लास्ट मोमेंट पर डैड की तबीयत खराब हो गई तो तुमने ही कहा, निशी बनारस तो आती रहोगी, पहले यहाँ रुक कर डैड की केयर करो। तब तो डैड के सामने बहुत चमचे बन रहे थे उनके। हाँ नवीन अंकल, मैं आपके लिए ये कर दूं, मैं आपके लिए वो कर दूं, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं, मैं यहाँ रुक जाऊं। हाँ, निशी ने नकल करते हुए कहा।
तो वंश उसे घूरने लगा और कहा, मैं तुमसे पूछ ही क्यों रहा हूं? मेरी फैशन सेंस तुमसे बहुत ज्यादा अच्छी है, जस्ट वेट। कहकर वंश वीडियो कॉल ऑन छोड़कर साइड में गया। थोड़ी देर में वापस आया। उसने सफेद कुर्ता और जींस पहना था। बाजू फोल्ड करते हुए निशी की तरफ देखा और अपनी भवें उचकाकर पूछा कि ये कैसा है। निशी ने अपने दोनों हाथों से वंश की बलाएं ली और अपनी उंगलियों को होठों से छूकर वंश की तरफ उछाल दिया। वंश तो शर्मा ही गया और कहा, अच्छा ये बताओ तुम लोग कब आ रहे हो? गौरी तो तुम्हारे बारे में 10 बार पूछ चुकी है। डैड की तबीयत अगर ठीक रही तो हल्दी वाले दिन हम सुबह आ जाएंगे, तब तक तुम अपनी आज़ादी एंजॉय करो। निशी ने कहा, हा वेरी फनी। अच्छा अभी मुझे नीचे जाना है, घर में पूजा है और उसके बाद हम सब मुरारी चाचा के घर जाएंगे शगुन लेकर, वंश ने कहा। वंश निशी से बात कर ही रहा था कि तभी अंजलि कमरे में आई और बिस्तर पर बिखरे वंश के कपड़ों का ढेर देखकर कहा, ये क्या है वंश भैया, और मामा जी ने आपको नीचे बुलाया है। वंश अपना फोन भूल कर जाने लगा। अंजलि भी जाने लगी तो उसने अंजलि की चोटी खींचकर उसे पीछे करते हुए कहा, ये सारे कपड़े उठाकर कबर्ड में रखो वरना बहुत मार खाओगी। वंश तो चला गया लेकिन अंजलि रुआंसा होकर बिस्तर की तरफ चली आई। तभी उसके कानों में निशी की आवाज पड़ी, हे अंजलि, रिमेंबर, कैसी हो तुम? अंजलि ने इधर उधर देखा और फिर उसकी नजर ड्रेसिंग पर रखे वंश के फोन पर पड़ी। अंजलि ने फोन उठाया और कहा, कैसी हो सकती हूँ मैं? जब से आई हूँ तब से वंश भैया मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। कभी मेरी चोटी खींचते हैं, कभी मेरा हाथ मोड़ देते हैं, और तो और आज उन्होंने मुझे ओए लड़की कहकर भी बुलाया। सच में वो बहुत बुरे हैं। मुझे लगा मुंबई जाकर सुधर गए होंगे, लेकिन नहीं। निशी तुम आ जाओ ना प्लीज। अरे डोंट वरी, इस चिरकुट की तो मैं वो हालत करूंगी ना, तुम्हें परेशान करने से पहले 100 बार सोचेगा, निशी ने कहा। वो तो तुम तब करोगी ना जब यहाँ आओगी। और तुम कैसे मेरी शिकायत कर रही हो? हाँ, अंजलि के पीछे खड़े वंश ने उसके हाथ से फोन छीनकर कहा तो बेचारी अंजलि चुप हो गई और फिर कुछ देर बाद वंश को साइड करके वहां से जाते हुए कहा, अभी नीचे जाकर सबको बता दूंगी कि आप फोन पर किसी लड़की से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। वंश ने जल्दी से निशी का कॉल कट किया और अंजलि को रोकने के लिए भागा। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 65। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहे मैं तेरी हीर मेरे साथ। बाय बाय। बाय बाय नहीं, नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।